अगर धरती पे बैठ कर के चंद्रमा पे रॉकेट को सेट किया जा सकता तो क्या ईवीएम को नहीं सेट किया जा सकता? शिक्षा खत्म हो गई, लॉकडाउन के नाम पे जो छोटे मोटे रोजगार थे वो समाप्त कर दिए गए। सर क्या क्या दर्द बताया जा रहा है? क्या 15 लाख लोगों के खाते में आए? क्या हमारी बेटी बहनों की आबरू इज्जत बची? बेटी पढ़ाओ का उसने नारा दिया, विश्वविद्यालय के अंदर हमारी बच्चियों की हत्या और रेप हो रही है, कौन सा वादा वो पूरा कर रहे हैं? कहीं वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन का आपने त्रासदी देखा कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी आरक्षण की लड़ाई लड़ी? हमारे जो भी महापुरुष थे उन लोगों ने आरक्षण की लड़ाई तो लड़ी नहीं। MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज गोरखपुर जनपद में है। गोरखपुर जनपद में एक गांव है, गांव का नाम क्या है? नदवा छावनी टोला गांव में है। और नदवा छावनी टोला गांव में कुछ लोग हमारे साथ में हैं। हम उन लोगों से सवाल करेंगे, बहुत सारी सब परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेंगे। हाँ, क्या नाम आपका? दिलीप कुमार सुमन नाम। क्या लगता है, अभी हम पूरे जनपद में आपके घूम रहे हैं और कुछ लोगों से मिल रहे हैं कि 2022 का चुनाव होगा। 2022 के चुनाव में बहुत सारी पार्टियाँ वादे करेंगे, निभाएंगे नहीं निभाएंगे, उन पर 2022 का चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में क्या 2022 के पहले भी ऐसे ही वादे किए और वो उसे निभाया नहीं है? सर 2022 का जो चुनाव होने वाला है ये विभिन्न मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हर बार तमाम पार्टियां, देश के अंदर हज़ारों पार्टियां हैं। और आप जिस गांव में खड़े हैं, आपका ये कौन सा चैनल है सर? MNTV। 40-42 साल मेरी उम्र हो गई, कभी इस गांव में कोई मीडिया वाला आता ही नहीं। बहुत सारे चुनावी जब भी चुनाव आते हैं तो मीडिया की गाड़ी आती है, लेकिन ओवरऑल खबर अगर ली भी जाती तो दिखाई नहीं जाती। हमें तो ये भी संदेह है कि आप दिखाएंगे भी टीवी में कि नहीं दिखाएंगे। हम सब सारी खबरें बता रहे हैं, क्योंकि इस देश में SC ST आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि हमारा आज 50वां जनपद है। हम 17 अगस्त से रायबरेली से शुरुआत किया, हर खबर को हमने कवर किया और हमारी एक विश्वसनीयता है। जी चलिए, अगर आपके बात पे विश्वास करते हैं, देखा जाएगा, क्योंकि अब तक बहुत सारा इंटरव्यू दिया गया। इस्टेब्लिश जो मीडिया है वो हमारी खबर को रिकॉर्डिंग तो करते हैं। आप जैसे पत्रकार आते हैं, पूछते हैं कि भैया चलो ठीक हम दिखाएंगे, मगर हम लोगों को 20 सालों से मैं रीड कर रहा हूँ, लेकिन कभी हमारी खबरों को दिखाया नहीं जाता। अगर आप कर रहे हैं, आप दिखाते हैं, तो इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद के आप पात्र हैं। और आपने जो सवाल किया सर कि 2022 के चुनाव हैं, तो तमाम पार्टियां हैं, हज़ारों पार्टियां मिल करके इस उत्तर प्रदेश में की राजनीति थोड़ी अलग राजनीति है। पूरे भारत में जो जातीय व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में बड़े उग्र रूप से है। यहाँ जितनी जातियाँ हैं उतनी पार्टियाँ हैं, और जाति के आधार पे पार्टियाँ बनती हैं, पार्टियाँ निर्माण होती हैं। उस पार्टी का नेता अपने जाति वालों को जाके कहता है कि सभी जातियाँ आगे निकल गई, केवल मैं पीछे रह गया हूँ। और आप लोग अगर हमको 7 सप्ताह सहयोग देते हो, मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं काम करूँगा। शायद समाजवादी पार्टी भी अपने जाति को लेकर के सरकार बनाने की दम भर रही है। बहुजन समाज पार्टी है बहन जी, वो भी अभी जल्दी रैली की है, उन्होंने भी दम भरा कि हम जो है सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, अब चूँकि अब क्या कहा जाए सर, 8 अक्टूबर, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे देश के लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर 2013 को जो निर्णय आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय में उन्होंने कहा EVM विश्वसनीय नहीं है। अगर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना चाहते हो तो बैलेट पेपर से कराओ। एक पार्टी आई थी, बहुजन मुक्ति पार्टी, हमारे साथी थे बहादुर निषाद जी, उस समय गोरखपुर की जिलाधिकारी श्रीमती संध्या तिवारी मैडम हुआ करती थी। हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि मैडम हमें EVM पे भरोसा नहीं है। हमारे प्रत्याशी ने दिया तो मुस्कुरा करके कहें कि आप चुनाव आयोग चले जाओ, ये मेरे बूते में नहीं है, और कोई नहीं विरोध करता, आप अकेले करते हो, ये कौन सी पार्टी है? तो हमने कहा मैडम नई पार्टी हमारे साथी हैं। तो उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और जो भी चुनाव हुए वो जब परिणाम आने लगे तो पूरे देश को आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, जो क्षेत्र में घूमा तक नहीं, पोस्टर नहीं लगाए गए, जिनके बैनर तक नहीं थे,
चुनाव के 10 दिन पहले उनका कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ और वो भारी मतों से चुनाव जीत गया। तो ये तो सारे के सारे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में जो योगी और मोदी की पॉलिसी, उस पॉलिसी को ये जनता समझ रही है। और निश्चित रूप से कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन बीजेपी अस्तित्व का खतरे में है और बीजेपी को हराने के लिए तन मन धन से हम लोग साथ सहयोग करेंगे। योगी जी के बारे में मोदी जी ने कहा कि वाराणसी में जो मीटिंग किया, अभी लखनऊ में भी आए थे, कहा कि योगी जी ने जो काम किया सराहनीय काम किया। अब सर, अब आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग बता देंगे कि मैं भी तो सवाल करता हूं कि जो उनके एजेंडे थे, जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, आप बता दीजिए कौन सा वादा पूरा हुआ? क्या 15 लाख लोगों के खाते में आए? क्या हमारी बेटी बहनों की आबरू इज्जत बची? बेटी पढ़ाओ का उसने नारा दिया, विश्वविद्यालय के अंदर हमारी बच्चियों की हत्या और रेप हो रही है, कौन सा वादा वो पूरा कर रहे हैं? उन्होंने सिलेंडर भर दे दिया, कहा कि हम फ्री में दे रहे हैं। अरे फ्री में कौन सा दे रहे हो भाई? क्योंकि हमारे गांव के तमाम लोग बैठे हैं, ये लोग बाहर नहीं गए। मैं पूरा देश घूम करके देखा हूँ। गैस सिलेंडर का ज़माना ख़त्म हुआ, जब पाइपलाइन शुरू हुई तो वो कचरे का डब्बा हो गया। सरकार ने सोचा कि ये कचरा इधर उधर फेंकने से बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, ये सिलेंडर खाली कहाँ डस्टबिन में फेंकें, ले चल के उधर बांट दो। इधर के लोग खुश हो गए, कह रहे मोदी जी ने दे दिया। अब वो मोदी जी ने वो दे दिया सिलेंडर, आज सारे लोगों को वहाँ सिलेंडर है। पूछ लीजिए इतने लोगों को, जिन लोगों को तो मिला नहीं, जिनको मिला भी पूछ लीजिए किसका सिलेंडर भरा हुआ है। सारे के सारे लोगों के सिलेंडर खाली हैं, कुछ भी नहीं है। शिक्षा खत्म हो गई, लॉकडाउन के नाम पे जो छोटे मोटे रोजगार थे वो समाप्त कर दिए गए। सर क्या क्या दर्द बताया जाए आपको? मेडिकल लाइन की जो व्यवस्था है, हमारी बच्चियां बाहर, महिलाएं बाहर, उनको प्रसव कराया जा रहा है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। ऑक्सीजन का आपने त्रासदी देखा कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। किस दम पे ये वोट मांगेंगे? हाँ, ये जरूर है कि अगर ये सरकार चूंकि ईवीएम के भरोसे पे दम भरती है, ईवीएम से चुनाव कराएंगे, तो चूंकि मैंने देखा इस देश में एक ही पार्टी है जो बहुजन मुक्ति पार्टी, कि जो स्वयं चुनाव ही लड़ती है और ईवीएम का विरोध भी करती है। दूसरी भारत में कोई पार्टी मैंने नहीं देखा ईवीएम का विरोध करती हो। कभी कभी ईवीएम से वोट होता है तो उससे जल्दी काउंटिंग होती है, ऐसा चुनाव कहता है। और हमारे यहाँ का ईवीएम सही है, ऐसा भी चुनाव होता है। साहब, जिस देशों ने ईवीएम मशीन को डेवलप किया, बिल्ड किया, उन देशों ने ही कह दिया कि आपको एक, यहाँ सारे लोग बैठे हुए, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि जब रॉकेट चंद्रमा पे भेजा गया तो अपने सही दिशा में नहीं गया। तो यहाँ के वैज्ञानिक धरती पे बैठ करके उसको मशीन से उसको सही दिशा में ले जाने का काम किए। अगर धरती पे बैठ करके चंद्रमा पे रॉकेट को सेट किया जा सकता तो क्या ईवीएम को नहीं सेट किया जा सकता? अभी एक IAS ऑफिसर थे उधर साउथ के, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के नौकरी छोड़ दी। जिलाधिकारी थे, मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है, गोपीनाथ टंडन साहब थे। उन्होंने इस बात पे इस्तीफा रिजाइन कर दिया। और पूरे देश में जब NRC का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में बहुत जगह कार्यक्रम लगाए। उन्होंने इस सरकार की जो बारीकियां थी, जो कमजोरियां थी, सारे देश को पता है। और क्या बताया जाए? तो ये सारा जो मामला होता है, अभी आपने कहा कि ईवीएम में घोटाला होता है और ईवीएम से सारे वोट भाजपा को होते हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, तो वहाँ पे भाजपा की सरकार क्यों नहीं है? साहब, ये सवाल का जवाब थोड़ा कठिन है देना, क्योंकि इस देश में 21 मई 2001 को प्रोफेसर माइकल मामसाद द्वारा, जो उताह यूनिवर्सिटी अमेरिका के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका एक DNA रिपोर्ट आया था रिसर्च का। हो सकता है आपको जानकारी हो या ना हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा साहब एक बार उसको आप पढ़िएगा। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में वो खबर छप के आई कि भारत के अंदर जो ब्राह्मण लोग हैं वो विदेशी लोग, उनका DNA हमारे लोगों से नहीं मिलता। इस देश के अंदर जो 3% ब्राह्मण है, जो DNA का आधार पे विदेशी है, उनकी 4 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और ये कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी, यही 2 लोग सेंट्रल में राज करते हैं। तो कांग्रेस जाती बीजेपी आती, बीजेपी जाती कांग्रेस आती है।
और देश के अंदर जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, या तो वो सत्ता पक्ष के समर्थन में या तो विपक्ष के समर्थन में है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो चूंकि EVM का इतना छिछलेदर हो गया, पूरे देश के साथ दुनिया में भी ये मैसेज चला गया कि वामसेफ एक संगठन है पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारियों का, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफार्म है, बहुत हजारों संगठन उससे जुड़े हुए हैं, एफिलेटेड है। तो उन लोगों ने पूरे देश में जब ढिंढोरा पीटा, इनकी बड़ी बेइज्जती हुई, EVM पे अब लोगों को संदेह हो गया, तो अब बात पर विश्वास लोगों को हो जाए, तो चूंकि ये भी ब्राह्मण की बीजेपी की पार्टी, जो वो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी ब्राह्मण की पार्टी है, तो इन लोगों ने सोचा कि भाई उत्तर प्रदेश में हमको स्थापित होना है, EVM की विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए ममता बनर्जी को यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला कहा जा सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जी जी। तो ये जो बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर बेरोजगारी, तो इसका क्या कारण है? बेरोजगारी का कारण साहब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान में ही हमें लिखने पढ़ने का अधिकार मिला, उसमें आरक्षण मिला। मुझको तो दुख होता है कि हमारे बहुजन समाज के जितने नेता हैं, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, कहार हो, चमार हो, हलकार हो, तमाम जो जातियाँ हैं, उन जातियों के अंदर जो नेता हैं, उनसे मैंने तमाम जगह पे, चूँकि मैं भी एक पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, मैंने MA किया, लॉ किया, BEd किया, M.Ed किया, और इस सरकार की त्रासदी का मैं भी एक व्यथित आदमी हूँ। मैंने भी बहुत सारी नौकरियों के लिए आवेदन किया, तो जो ब्राह्मण और तत्सम ऊँची जाति के लोग हैं, वो लोग कहते करे आप लोग तो आरक्षण वाले, हम लोग आरक्षण वाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी आरक्षण की लड़ाई लड़ी? हमारे जो भी महापुरुष थे, उन लोगों ने आरक्षण की लड़ाई तो लड़ी नहीं। जिनको आज आरक्षण से पीड़ा होती है, जिनके पेट में दर्द होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अबे तू अपने बाप से पूछ ले कि हमारे महापुरुषों ने कभी आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी। तुम्हारे बाप दादाओं ने बाबा साहब के चरणों में गिर करके आरक्षण दिया। आरक्षण कोई भीख नहीं है। बाबा साहब आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने लिखा कि रिजर्वेशन इज द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। ये समाज में प्रतिनिधित्व का मामला है। अब यह दीगर बात है कि हमारा अनपढ़ गवार समाज इस बात को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। बेरोजगारी का आलम क्या बताया जाए साहब। आज योगी मोदी के राज में जो भी पब्लिक सेक्टर थे, गवर्नमेंट के सेक्टर थे, वो बेच रहे। हैरत की बात यह है कि आप पढ़े लिखे हैं, सब पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि जिन लोगों ने वो कंपनियां खरीदी, चाहे रेल को, चाहे एयरवेज को, चाहे BSNL को, वो सारी कंपनियां कौन खरीद रहे हैं? सरकार कह रही है उनके 500-500 करोड़ रुपया लोन माफ हो चुका। ये डिफाल्टर लोग हैं, इनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है। मुझको ये बात आप समझा दीजिए कि जिनको बैंक के लोन चुकाने के पैसे नहीं है, उनकी 500 रुपये की 5000 की RC कटती है, वो 5 करोड़ का प्लेन का एयरपोर्ट खरीद रहे। कैसे हो रहा है? बेरोजगारी तो वाली ही है ना साहब। सारी कंपनियां बिक गई। आज इतना एजुकेशन भी, अब 2 तरह का एजुकेशन हो गया। जहाँ हमारे SC ST के लोग, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जो गरीब गुरबा लोग थे, तो ब्राह्मण और इनकी सरकारों ने इतना हाई एजुकेशन कर दिया, 2 तरह तक शिक्षा नीति ला दी, इतनी महंगी शिक्षा कर दी कि यही हमारे ये चाचा हैं, यही कहीं बैठे हैं, इनका लड़का, आप इनको देखिए, चाचा आइएगा, ये सब्जी बेचने का काम करते थे टोकरी पे, और इन्होंने उस बाबा साहब की व्यवस्था को देख करके, टोकरी में आप सब्जी बेचते थे नहीं चाचा? दिखाइए सर, उनको भी जो लोग लेकर दे। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, 25 साल तक इन्होंने सब्जी बेचा, आज इनका लड़का नौकरी पाया। तमाम लोग हैं इस गांव में जिनके बच्चे सिपाही हुए, SI हुए, लेखपाल हुए, दरोगा हुए, SDM भी हुए हमारे गांव में, मजदूर के बच्चा। मगर आज जो लेक्चरर रिटायर हो रहा है, जो SDM रिटायर्ड हो रहा है, वो गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे बच्चे कल नौकरी पाएंगे। ये कौन सी व्यवस्था है इस देश में साहब? जब तक ये 3% विदेशियों की सरकार रहेगी, वो हमारे लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं पूरा जीवन लगाया हूँ खुद बाबा साहब के मिशन के लिए, फांसीराम साहब के मिशन के लिए। और अगर ये बात आप अपने चैनल पे दिखाते हैं तो मैं आपका आभार प्रकट करूँगा और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे बैकवर्ड एरिया में आकर के आपने सर काम किया। इसके लिए MN TV को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
धन्यवाद। क्या नाम सर आपका बताया? दिलीप कुमार सुमन। दिलीप कुमार सुमन जी ने बड़ी बातें अच्छी बात बताई कि जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो रिटायर है वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते उनको नौकरी दे सकते, ऐसी बात नहीं है। मगर बाबा साहब के संविधान की वजह से जो मजदूर करता था, खेती किसानी करता था, उनके बेटे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, बड़े बड़े नौकरियों पे चले गए। ये है संविधान की ताकत और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। आप देखते रहिए MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।